हेलो बच्चों, आज अपन 12th के एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री। बहुत सरल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई मेंस में, एडवांस में हर बार इससे क्वेश्चन आता है और इतना इजी टॉपिक है, हर बार इसका क्वेश्चन बन जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा क्वेश्चन इसका मेंस में मतलब 12th में बनता है, वैसे ही क्वेश्चन इसका मेंस में, एडवांस में बनता है। ठीक। अब थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री है क्या? अगर आपने टू डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रखी है तो थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी। ठीक। अब इसमें क्या है कि यदि अपन स्पेस में, यहां पे किसकी बात होगी? 3D में किसकी बात होगी? स्पेस की। 2D में किसकी बात होती थी? एक प्लेन सरफेस की। अपने पास तीन टाइप की एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस, एक होती है वाई एक्सिस और एक होती है अपने पास जेड एक्सिस। ठीक। अगर इन तीन में से कोई भी दो एक्सिस ले लेते हैं तो अपने पास क्या बनता है? एक प्लेन बनता है, एक प्लेन सरफेस बनती है। जैसे 2D में आप क्या पढ़ते थे? ये आपने एक एक्सिस ली, एक आपने ये एक्सिस ली, ये अपने आपके पास क्या बना? एक प्लेन सरफेस बना या नहीं? ठीक। अगर अपन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लें, देखो एक इस टाइप के और एक इस तरीके का, इस टाइप की अगर अपन एक्सिस ले लें तो ये क्या बनेगा अपने पास? थ्री डायमेंशन प्लेन। क्लियर? तो थ्री डायमेंशन प्लेन में क्या होता है कि अपन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। अपन तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये आपके पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस और ये हो गया आपके पास जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ओरिजन। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? ओरिजन। ओरिजन के राइट में एक्स एक्सिस अगर पॉजिटिव है तो ओरिजन के लेफ्ट में एक्स एक्सिस नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव एक्स एक्सिस को अपन एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओरिजन के ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव है तो ओरिजन के नीचे वाई एक्सिस नेगेटिव रहेगी। ओरिजन के यहां पर वाई जेड एक्सिस पॉजिटिव है तो यहां पर जेड एक्सिस नेगेटिव रहेगी। यहां तक क्लियर है? 2D में अगर किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी होती है तो अपन क्या करते हैं? 2D में यदि किसी भी पॉइंट की अपन को लोकेशन बतानी होती है तो अपन क्या करते हैं कि अपन उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताते हैं। जैसे मान लो ये आपके पास एक पॉइंट है, ठीक। अब इसकी अपन को पोजीशन बतानी है तो अपन इसका एक्स कोऑर्डिनेट बताएंगे और वाई कोऑर्डिनेट बताएंगे। थ्री डायमेंशन स्पेस में यदि किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो उसके तीन कोऑर्डिनेट बताने पड़ेंगे। कितने? तीन। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो जैसे ये मान लो कोई पॉइंट है, इसकी लोकेशन बतानी है तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। क्लियर है यहाँ तक? देखो इसमें थोड़ा सा आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये जो अपने पास ब्लैक बोर्ड है, ये अपने पास एक टू डायमेंशन प्लेन है और टू डायमेंशन प्लेन पर अपन 3D फिगर नहीं बना सकते, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। ये आपके पास क्या है? ये जो अपन ने डायग्राम बनाया है, ये अपने पास एक थ्री डायमेंशन स्पेस है, थ्री डायमेंशन डायग्राम है। और ये अपन ने बनाया किस पे है? टू डायमेंशन प्लेन पर। ये ब्लैक बोर्ड जो है टू डायमेंशन प्लेन है, तो आपको थोड़ा सा इसमें इमेजिन करना पड़ेगा। अब देखो क्या है कि यहाँ पर अपन को किसी भी पॉइंट की लोकेशन बतानी है, उसके तीन कोऑर्डिनेट तो बताने पड़ेंगे, है ना। अब यहाँ जैसे 2D में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होता था। 2D के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर अपन ने तीन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी हैं तो इन तीन परपेंडिकुलर लाइन ने पूरे स्पेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना। कैसे कैसे? देखो ओ एक्स वाई जेड पहला पार्ट, ओ एक्स वाई जेड डैश ये हो गया दूसरा पार्ट। ओ एक्स वाई और जेड, ओ एक्स वाई और जेड। मान लीजिए ये इसके पीछे वाला कमरा है, ठीक है ना, ये इसके पीछे वाला कमरा है। ऐसी ओ एक्स वाई जेड डैश, तो ओ एक्स वाई और जेड डैश, ये जेड डैश जो है इस तरीके से होगा बाहर की तरफ, है ना। जेड डैश जो है वो बाहर की तरफ होगा। तो देखो जो अपन ने पहला लिखा वो इसके पीछे वाला कमरा और इसके आगे वाला कमरा, इस तरीके से समझ सकते हो। सिमिलरली ओ एक्स वाई डैश जेड और ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, चार पार्ट हो गए अपने पास। टोटल कितने हैं? 8। अब ओ एक्स डैश वाई जेड पांचवा, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश छठवा, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड सातवां और ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश।
तो अपने पास इन 3 परपेंडिकुलर लाइंस ने पूरे स्पेस को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और हर एक पार्ट को, इनको क्या बोला जाएगा, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, ऑक्टेन। ऑक्टेन क्लियर है यहां तक। अब 2D में जैसे आपसे पूछा जाए, बताओ भाई थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे, तो अपन बता सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव। लेकिन 3D के अंदर ऐसा नहीं होता। 3D में अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ फिफ्थ ऑक्टेन में ना एक्स वाई जेड के साइन क्या होंगे, तो पहली बात तो 3D में फिफ्थ ऑक्टेन पता ही नहीं है कौन सा है, इसके अंदर कोई नंबरिंग नहीं होती है ना। अपन इसमें ये नहीं बोल सकते कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। 3D के अंदर, 3D के अंदर ये नाम चलते हैं। 3D के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ ओ एक्स वाई जेड ऑक्टेन में, ओ एक्स वाई जेड ऑक्टेन में एक्स वाई जेड के साइन क्या होंगे, तो देखो ओ एक्स वाई जेड ये है अपने पास एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। इसका मतलब अगर अपन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के साइन निकालेंगे तो वो क्या रहेंगे अपने पास, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि अपन तीनों पॉजिटिव एक्सिस को ले रहे हैं। सिमिलरली यदि अपन नेगेटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस इसके अंदर पूछें तो एक्स और वाई तो पॉजिटिव एक्सिस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहेगा। अब नेगेटिव जेड एक्सिस ले रहे हो तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर इसमें पूछा जाए एक्स पॉजिटिव है, जेड पॉजिटिव है, वाई डैश नेगेटिव जेड वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। इस तरीके से अपन इसके साइन बता सकते हैं। ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये आपको पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगी, इसको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं अपन कुछ फॉर्मूलेस की। नेक्स्ट अपने पास आते हैं इसके अंदर कुछ फॉर्मूलेस। जैसे अपन ने 2D में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, ऐसी 3D के अंदर भी कुछ फॉर्मूले होते होंगे, है ना। तो वो देखते हैं क्या फॉर्मूले हैं। पहला जो फॉर्मूला है अपने पास, पहला है अपने पास डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला ये आपने 2D में भी पढ़ा हुआ है। 2 पॉइंट के यदि कोऑर्डिनेट दिए जाएं तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ठीक। ये आपके पास एक पॉइंट ए, ये दूसरा पॉइंट है बी। इसमें ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। ये बी के कोऑर्डिनेट हैं। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो जो फॉर्मूला अपने पास 2D में था सेम फॉर्मूला किसमें होगा, 3D में। बस इसके अंदर z कोऑर्डिनेट और जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, है ना। इतना तो अपने पास किसमें होता था, 2D में। इसके अंदर और क्या आ जाएगा, बस z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपसे पूछा जाए डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड, ये अपने पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। इसकी डिस्टेंस कहां से भाई, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। तो आसानी से बता सकते हैं डिस्टेंस को अगर अपन डी बोल रहे हैं तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0 0। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगी, रूट के अंदर x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ये आ गया अपने पास डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी। अब इसमें एक दो नोट पॉइंट और हैं जो बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो कॉपी के अंदर। अब कुछ नोट पॉइंट और हैं अपने पास। देखो, अगर आपसे मैं पहला पूछूं कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम
फ्रॉम, पहला है इसमें एक्स एक्सिस, हमें क्या बताना है कि एक्स वाई जेड एक पॉइंट है, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से वाई डिस्टेंस क्या होगी, हमें किससे डिस्टेंस निकालनी है, एक्स एक्सिस से। तो देखो किसी भी पॉइंट और लाइन के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये मान लो अपने पास एक लाइन है और ये अपने पास एक पॉइंट दे रखा है। अब आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट और इस लाइन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो डिस्टेंस हमेशा कौन सी डिफाइंड होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या अपन बोलते हैं इसको क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस होने को तो ये भी हो सकती है, लाइन पे ये पॉइंट लो इससे जोड़ दो, ये भी हो सकती है, अरे बात समझ में, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और लाइन जो है वो किस लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की, तो इसका मतलब लेंथ तो कितनी जा सकती है, इनफाइनाइट तक। लेकिन दो पॉइंट और लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही क्या होती है अपने पास, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन। तो ये जो अपने पास PM है, ये क्या कहलाएगी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द लाइन। अरे बात समझ में। अब अपन को क्या बताना है कि XYZ जो पॉइंट है उसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, सिमिलरली वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस पूछ सकता है और जेड एक्सिस से भी पूछ सकता है। तो देखो अपन डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा शायद आपको फील हो। ये अपने पास ओरिजिन हो गया, ये अपने पास एक्स एक्सिस, ये अपने पास वाई एक्सिस, ये अपने पास जेड एक्सिस। ये अपने पास पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, z, ठीक है ना। ये जो पॉइंट है वो एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये ऐसा मत सोचना कि एक्स वाई प्लेन में है। ये पॉइंट जो है वो कहां पर है, हवा के अंदर, हवा में है। ये जो पॉइंट है वो कहां पर है, हवा के अंदर है, ठीक है। अब अपन को निकालना है इस P पॉइंट की डिस्टेंस, कहां से, एक्स एक्सिस से। अब देखो डायग्राम में मैं अगर इसको नाम देता हूं M, तो ये जो PM लाइन है, डायग्राम में तो नहीं दिखेगा आपको कि ये जो PM लाइन है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। डायग्राम में आपको ये नहीं दिखेगा कि ये PM लाइन जो है वो इस एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर। देखो अपन यहाँ P पॉइंट तक पहुंचे कैसे हैं, ओरिजिन से x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चले होंगे, x, फिर y डायरेक्शन में कितना, y, और z डायरेक्शन में z। अरे बात समझ में, यहाँ कहीं ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ कहीं पॉइंट आएगा, और इससे जब अपन परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो PM है, ये जो PM है वो इस x एक्सिस पर क्या होगी, परपेंडिकुलर। क्लियर है ये चीज। तो अगर आपको इसमें इमेजिन नहीं हो रहा है तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये जो PM लाइन है, PM लाइन, यही अपने पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड x एक्सिस। ये जो PM लाइन दिख रही है यही आपके पास क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, बिटवीन द डिस्टेंस पॉइंट P एंड द x एक्सिस। क्लियर है ये चीज। तो देखो इस M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे अपन, x, x, ठीक। अब ये जो M पॉइंट है वो किस पर है, x एक्सिस पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0। क्लियर है ये चीज। तो ये अपन को पॉइंट पता लग गया, ये पॉइंट अपन को पता है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये PM ही अपने पास क्या कहलाएगी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द x एक्सिस। तो देखो क्या डिस्टेंस आ जाएगी, रूट के अंदर, रूट के अंदर x माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो 0, y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, एंड z माइनस 0 का होल स्क्वायर z स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अपने पास y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। इमेजिन करना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि ये क्या बार बार बोल रहा हूँ, 2 डायमेंशन प्लेन पर अपन 3D फिगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी में पूछा जाए कि y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, अब ये मैं आपको डायग्राम में भी नहीं समझा सकता, इसी एक्सप्रेशन को देखकर अपन को क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द y एक्सिस। देखो x एक्सिस से डिस्टेंस अगर निकाली तो वो क्या आई, रूट के अंदर y स्क्वायर z स्क्वायर, मतलब x तो आया नहीं। जब अपन y एक्सिस से निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस क्या आएगी अपने पास, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, इसके अंदर क्या नहीं आएगा, y नहीं आएगा। और यदि अपन z एक्सिस से डिस्टेंस निकालें, z एक्सिस से,
तो क्या आएगा अपने पास, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको नोट कर लीजिए कि अपने पास अगर कोई भी पॉइंट है एक्स वाई जेड, उसकी यदि अपन को एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगी, रूट के अंदर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वाई एक्सिस से निकालनी है तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड एक्सिस से निकालनी है तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछता है, लिख लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट इसमें क्या पूछता है कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। तो देखो ये x और y, मतलब ये जो बेस है ये क्या हो गया आपके पास एक्स वाई प्लेन, नहीं सॉरी ये तो एक्स जेड है, x और y ये अपन ने लिया, मतलब ये ब्लैक बोर्ड, ये क्या हो गया एक्स वाई प्लेन। जो नीचे बेस है ये क्या हो गया एक्स जेड प्लेन, और यहां पर इस तरीके से ये क्या होगा अपने पास वाई जेड प्लेन। तो अब अपन को निकालना है सेकेंड नोट पॉइंट जो है वो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x, y, z फ्रॉम। तो सबसे पहले इसमें अपन लिखते हैं क्या, एक्स जेड प्लेन, क्योंकि इसी को मैं डायग्राम में आपको समझा सकता हूं। अब एक्स जेड प्लेन से देखो ये P है, ये M है, इसको नाम दिया अपन ने N। अब हमें इस P पॉइंट की जो हवा में है इसकी किससे डिस्टेंस निकालनी है, एक्स जेड प्लेन से। एक्स जेड प्लेन कहां पर है, नीचे बेस में, ठीक। अब ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस निकालनी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे आप। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो आप बता सकते हो एन पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो देखो एन पॉइंट जो है वो एक्स जेड प्लेन में है या नहीं है, एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब एक्स और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखो यहां तक अपन पहुंचेंगे कैसे, एक्स डायरेक्शन में कितना चलेंगे, एक्स डिस्टेंस तो एक्स हो गया, वाई तो 0 है, और जेड डायरेक्शन में कितना चले थे जेड, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो गए एक्स 0 और जेड। क्लियर है ये चीज। अब अपन को निकालना था पी पॉइंट की एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस, तो अपन ये पी एन निकाल दें। ये जो पी एन आपको दिख रही होगी डायग्राम में, तो ये पी एन निकाल दें। तो ये पी एन जब अपन निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, रूट के अंदर x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस z का होल स्क्वायर। ये 0 क्या बचा, रूट के अंदर y स्क्वायर, और रूट y स्क्वायर को अपन क्या लिखेंगे, मॉड के अंदर y। क्लियर है ये चीज। तो अपने पास अगर एक्स वाई जेड पॉइंट है, इसकी पूछा जाए किससे, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, तो क्या बोलोगे मॉड वाई। मॉड तो वैसे ही क्योंकि डिस्टेंस है, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। दूसरा, अब देखो एक्स जेड प्लेन से निकाला तो वाई आई। अब अगर पूछा जाता एक्स वाई प्लेन से तो इसको मैं डायग्राम में नहीं समझा सकता, है ना, डायग्राम नहीं बना सकते अपन इसका। अब एक्स वाई प्लेन है तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी, मॉड जेड। एक्स जेड में वाई आ रहा था तो एक्स वाई में जेड आ जाएगा। और सिमिलरली अगर अपन वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालते तो वाई जेड प्लेन से, तो ये कितना आ जाता अपने पास, मॉड ऑफ एक्स। क्लियर है। तो आई थिंक आपको यहां तक डिस्टेंस फॉर्मूला तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अपने पास फॉर्मूला आता है वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, है ना। नेक्स्ट जो आता है अपने पास सेकंड, वो आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये भी आपने पढ़ा हुआ है 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में। क्या था सेक्शन फॉर्मूला, ये आपके पास 2 पॉइंट हैं ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, z1, और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। क्लियर। अब अपन को एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस AB को m:n के रेशो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। डिवीजन भी कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एक होता है इंटरनल डिवीजन और एक होता है अपने पास एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि जो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है वो ए और बी के बीच में कहीं होगा,
जैसे मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट ए हो गया, ये आपके पास पॉइंट बी हो गया। अब ए और बी के बीच में कहीं पॉइंट है पी, तो इसको बोलेंगे क्या, इंटरनल डिवीजन। मतलब बी जो है, पी जो है वो ए बी को कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। और यदि मान लो ये आपके पास होता है ए बी, अब पी जो पॉइंट है वो ए बी के बीच में नहीं है, यहां अपन एक्सटेंड कर दें थोड़ा सा, यहां है मान लो पी पॉइंट, तो इसको कौन सा डिवीजन बोलेंगे अपन, एक्सटर्नल डिवीजन। और डिवीजन का मतलब भी क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये पी जो है वो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो AP डिस्टेंस है और PB डिस्टेंस है, इसका रेशियो है अपने पास m/n। जैसे मान लो ये डिस्टेंस होती है अपने पास 4, ये डिस्टेंस होती है अपने पास 6, ये डिस्टेंस कितनी होती है AP 4, और ये डिस्टेंस कितनी होती 6, तो ये कितना आ जाता अपने पास 2/3। तो अपन बोल सकते थे कि P पॉइंट जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 के रेशियो में, वो भी इंटरनली। सिमिलरली यहाँ पे अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मान लो ये जो P पॉइंट है वो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m/n का मतलब क्या हुआ, A पॉइंट की P से डिस्टेंस और B पॉइंट की P से डिस्टेंस, इसका जो रेशियो है वो क्या है अपने पास m/n। ये रेशियो होता है, डिस्टेंस नहीं होती। मतलब जैसे अपन बोल रहे हैं यहाँ पर AP/BP का रेशियो 2:3 है, तो ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि AP जो है वो 2 यूनिट होगा, PB जो है वो 3 यूनिट होगा। अरे बस समझ में, ये जो है अपने पास रेशियो निकल के आया है, तो रेशियो का मतलब डिस्टेंस तो होती नहीं है, तो ये अपने पास इंटरनल डिवीजन और ये अपने पास एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, अब अपन को P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो अपन क्या लिखते थे इंटरनल डिवीजन के लिए, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 होल अपॉन m प्लस n, ये तो आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 होल अपॉन m प्लस n, और z कोऑर्डिनेट m इंटू z2 प्लस n इंटू z1 होल अपॉन m प्लस n। ये आ गए अपने पास क्या, पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये आ गए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्लियर है ये चीज, ये किसके लिए, इंटरनल डिवीजन के लिए। इसी में अगर आपसे पूछा जाता है एक्सटर्नल डिवीजन, अगर P पॉइंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होता, तो फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होता अपने पास, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होता, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आते वो क्या आते, mx2 माइनस, प्लस की जगह क्या आ जाता है माइनस, nx1 होल अपॉन m माइनस n। ऐसे ही y में भी my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, और ऐसे ही z में mz2 माइनस का nz1 अपॉन m माइनस का n। क्लियर है ये चीज, तो इंटरनल डिवीजन के लिए क्या आता है प्लस, और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या आता है माइनस। यहां तक आप सारी चीजें नोट कर लीजिए। अब सेक्शन फॉर्मूले के भी जो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है वो लिखिए, कंपटीशन में बहुत हेल्प करते हैं ये नोट पॉइंट। पहला अपने पास नोट पॉइंट क्या है कि यदि मान लीजिए आपके पास दो पॉइंट हैं, ये 2D में भी शायद आपने पढ़ा हो। ए के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। बी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। ठीक है, अब क्या पूछा जाता है कि एक प्लेन की इक्वेशन देगा, एक प्लेन सरफेस की। 3D में अपन प्लेन सरफेस पढ़ेंगे, जैसे लाइन पढ़ते हो ऐसी क्या पढ़ोगे, प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ठीक, और ये जो प्लेन सरफेस है इसको P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या पूछा जाता है कि ये प्लेन जो है वो इस AB पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा,
और ये भी बताना होता है इंटरनल डिवीजन होगा या फिर एक्सटर्नल डिवीजन होगा। अब इसके दो अलग अलग तरीके हैं, एक कंपटीशन के लिए और एक स्कूल के लिए। तो स्कूल में सबसे पहले क्या करेंगे, स्कूल के लिए क्या करेंगे, देखो अपन को यही बताना है ना कि पी पॉइंट जो है इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो लिखने को तो अपन ये लिख सकते हैं m/n, लेकिन m और n मानने में क्या दिक्कत है, दो अननोन हो जाएंगे, तो अपन को दो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अपने पास क्या है कि AP/PB ये है m/n, यही रेशियो निकालना है अपन को। तो क्यों ना अपन इसको इस तरीके से लिख लें, m/n डिवाइडेड बाय 1, ठीक है ना, और m/n की जगह क्या मान लेते हैं, लैम्डा। तो क्या आ गया अपने पास, λ/1। तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो P पॉइंट है वो इस AB को λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब जब λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो सेक्शन फॉर्मूले से अपन P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो बताओ P के कोऑर्डिनेट अब क्या निकल के आएंगे, P के कोऑर्डिनेट λ/x2 प्लस x1 होल डिवाइडेड बाय λ+1। ये तो क्या आ गया अपने पास x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट निकालना हो तो λ/y2 प्लस y1 अपॉन λ+1, और z कोऑर्डिनेट निकालना हो तो λz2 प्लस z1 होल अपॉन λ+1। ये आ गया यहाँ तक। अब अपन को लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये जो पॉइंट है ये तो दिए जाएंगे, तो इसका मतलब x1 y1 z1 x2 y2 z2 ये तो पता होगा। अब अपन को निकालना क्या है, सिर्फ लैम्डा। अब ये जो P पॉइंट है वो इस प्लेन सरफेस पे है या नहीं है, इस प्लेन सरफेस पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो अब अपन क्या करेंगे, नाउ सिंस दिस पॉइंट P लाई ऑन द प्लेन, ये P जो पॉइंट है वो प्लेन पे लाई कर रहा है, तो उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा दो। तो क्या आ जाएगा, a इंटू λ/x2 प्लस x1 अपॉन λ+1 प्लस b इंटू λ/y2 प्लस y1 अपॉन λ+1 प्लस c टाइम्स λz2 प्लस z1 अपॉन λ+1 और प्लस डी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इसको जब सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालोगे, वो आप निकाल के देख लेना क्या आएगी, माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d होल डिवाइडेड बाय ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास, लैम्डा की वैल्यू। अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आई, ध्यान से सुनना, अगर लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आई तो इसका मतलब जो पॉइंट P है वो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा। यदि लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब P पॉइंट जो है AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, समझ गए। लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो इंटरनल डिवीजन, लैम्डा यदि नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। अब ये जो मेथड है ये इस तरीके से अपन स्कूल में करके दिखाएंगे, कंपटीशन में ये सब करने की जरूरत नहीं है। कंपटीशन के लिए डायरेक्ट ये रिजल्ट काम में आएगा, और ये रिजल्ट याद रखना बहुत आसान है। देखो अपन से क्या पूछा गया था, ये तो समझ में आ गया होगा ना। अपन से पूछा था कि ये P पॉइंट, ये जो प्लेन है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अपन ने मान लिया λ/1, ठीक। अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू देखो क्या है, माइनस टाइम्स, माइनस लगा लो यहाँ पे पहले, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस लगा लिया, माइनस टाइम्स। अब इस प्लेन के एक्सप्रेशन में, मतलब यहाँ इसमें ये एक्सप्रेशन है, इक्वल टू 0 नहीं लेना, प्लेन के एक्सप्रेशन में सबसे पहले x1 y1 z1 सेटिस्फाई करा दो। मतलब कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कराना है, जो लैम्डा के पास में है। तो अपन ने x1 y1 z1 सेटिस्फाई कराएंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d आएगा या नहीं आएगा, और नीचे डिवाइडेड बाय, फिर अपन को क्या करना है, बी पॉइंट सेटिस्फाई करा देना है। तो ये आ जाएगा अपने पास ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d। क्लियर है ये चीज। तो क्या है, लैम्डा की वैल्यू याद हो गई होगी, माइनस टाइम्स लैम्डा के पास में जो पॉइंट है पहले वो सेटिस्फाई करा दो, डिवाइडेड बाय लैम्डा से जो दूर है वो पॉइंट सेटिस्फाई करा दो,
और लैम्डा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इंटरनल डिवीजन और लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आई तो एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इस पे अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले पे क्या क्या एप्लीकेशन हो सकती है। जैसे मान लो 3 पॉइंट दे दिए जाएं, है ना। एक क्वेश्चन जैसे इसमें दे रखा है कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव दैट द पॉइंट्स ए, पहला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं 3, -2, 4। दूसरा पॉइंट है बी जो है इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1, 1, 1 और सी जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 4, -2। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूले की एप्लीकेशन क्या क्या हो सकती है। आपको यदि 3 पॉइंट दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताओ ट्रायंगल का नेचर क्या होगा, है ना, कि इन 3 पॉइंट से कैसा ट्रायंगल बन रहा है, आइसोसेलेस बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, या राइट एंगल आइसोसेलेस बन रहा है, इक्विलेटरल है, किस टाइप का ट्रायंगल बन रहा है। ये भी पूछ सकते हैं क्या कि ये पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें यही प्रूफ करने को बोला है कि डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूफ करो कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। तो अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूले से कैसे प्रूफ करेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हों, जैसे मान लो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अभी हमें पता नहीं है कौन पहले है, मतलब हो सकता है सी यहाँ हो, बी इसके बाद में हो। अभी अपन ने आर्बिट्री ऐसी डायग्राम बना लिया। अब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो देखो क्या होगा, इस डायग्राम के हिसाब से ए बी मतलब ये डिस्टेंस प्लस प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा या नहीं। दिख रहा है साफ साफ डायग्राम में कि दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू ए सी के इक्वल होगा। आ रही है बात समझ में। तो अगर अपने पास 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो अपन क्या बोल सकते हैं कि दो डिस्टेंस का सम जो होगा वो तीसरे के बराबर होगा। तो अपन क्या करते हैं, तीनों डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी बी सी और सी। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं ए बी डिस्टेंस। ए बी डिस्टेंस क्या आएगा अपने पास, रूट के अंदर 3 - 1 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस -2 - 1 का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर दैट इज 9, 4 - 1 का स्क्वायर दैट इज 9। तो ये अपने पास कितना आ गया, रूट के अंदर 9 + 9 18 + 4 22। ठीक। सिमिलरली अब अपन निकालते हैं ए सी और फिर बी सी भी निकालेंगे। ए सी निकालना है तो ए सी निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 - -1 4 का स्क्वायर 16, 6 4 - 2 तो 6 का स्क्वायर 36, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36। तो ये हो गया अपने पास 72 82 86। तो रूट के अंदर अपने पास 86। क्लियर है यहाँ तक, सॉरी 88 होगा, रूट के अंदर 88। 88 को अपन 4 × 22 लिख सकते हैं और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। तो ये 2√22 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। और अगर BC निकालें तो BC कितना आएगा अपने पास, रूट के अंदर 1 - -1 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 1 - तो 9 और 1 + 2 तो ये हो जाएगा 9। ठीक है ना। तो ये भी कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 22। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या, सिंस ए बी प्लस बी सी ये किसके इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल आ गया है ना, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ गया। और डायग्राम भी अपना सही बना है, मतलब ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ गया, ए सी। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। और यदि ट्रायंगल बना रहे होते तो थोड़ी ना होता ऐसा। अगर मान लो बी पॉइंट ऐसा होता, बी पॉइंट यहाँ होता, ये ए होता, ये सी होता, अगर कोलिनियर नहीं होते तो ट्रायंगल बनाते। अब ए बी प्लस बी सी, ए सी आता क्या, नहीं आता, क्योंकि ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, दो साइड का सम तीसरे से हमेशा ग्रेटर होता है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूले पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्कूल में। कंपटीशन में तो नहीं पूछे जाएंगे, स्कूल में पूछे जा सकते हैं। अब अगर मान लो 4 पॉइंट दे दे आपको, 4 पॉइंट दे दे और बोले कि अच्छा बताओ इससे जो पैरेललोग्राम बनेगा, इससे जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा, रेक्टेंगल होगा, ट्रेपीजियम होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, है ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन सेकंड,
पॉइंट दे रखे हैं क्या, 1,1,1 पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट दे रखा है -2,4,1, तीसरा पॉइंट -1,5,5 और चौथा पॉइंट 2,2,5। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी। अब पूछा क्या गया है कि ये चारों पॉइंट जो हैं वो मतलब प्रूफ करने को बोला है कि ये चारों पॉइंट जो हैं वो क्या बना रहे हैं, अपने पास स्क्वायर बना रहे हैं। अब स्क्वायर में क्या प्रॉपर्टी होती है, तो देखो अगर ये चारों पॉइंट स्क्वायर बना रहे होंगे तो इसका मतलब चारों साइड की लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब चारों की लेंथ तो रोम्बस में भी इक्वल होती है, चारों की लेंथ तो रोम्बस में भी इक्वल होती है ना, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। लेकिन स्क्वायर के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं इनकी लेंथ इक्वल आती है, लेकिन पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती। इसके अंदर क्या होगा, AC बराबर BD के इक्वल होगा और इसके अंदर AC इज नॉट इक्वल टू BD, क्लियर। और AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू D, ये इसमें भी होगा और रोम्बस में भी होगा, क्लियर है। तो आप डिस्टेंस निकाल के देख लेना, ये क्या होगी, चारों साइड इक्वल आ जाएंगी, फिर अपन डायगोनल्स की लेंथ देखेंगे तो वो भी इक्वल आएंगी, तो अपन क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये चारों पॉइंट जो है वो किसके हैं, स्क्वायर के। कैलकुलेशन है सिंपल सी, आप कर लोगे, मुझे इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत तो नहीं है। अब नेक्स्ट अपने पास है फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट। लोकस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्टेंस पे। लोकस क्या होता था, लोकस आपने 2D में पढ़ा हुआ है कि लोकस का मतलब क्या होता है, एक मूविंग पॉइंट। लोकस का मतलब क्या पढ़ते हैं अपन, एक मूविंग पॉइंट या एक वेरिएबल पॉइंट जो एक कंडीशन के हिसाब से मूव करके जो पाथ बनाता है, जो रास्ता बनाता है, वो पाथ या वो रास्ता क्या कहलाता है अपने पास, लोकस कहलाता है। वो पाथ क्या कहलाता है अपने पास, लोकस कहलाता है। जैसे अपन सर्कल के लिए क्या बोलते हैं कि 2 डायमेंशन स्पेस में एक वेरिएबल पॉइंट है P और वो एक फिक्स पॉइंट C से हमेशा क्या, एक कांस्टेंट दूरी पर है। ये एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि वो C क्या है अपने पास, फिक्स पॉइंट, इससे हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट डिस्टेंस R पे रहेगा। तो देखो जब इस P को, ये फिक्स है, इस P को मूव करना है और हमेशा इससे R डिस्टेंस पे रहना है, तो ये कैसे मूव करेगा, सर्कल में मूव करेगा या नहीं करेगा। तो अपन क्या बोलेंगे कि P का जो लोकस निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, एक सर्कल निकल के आएगा। तो लोकस का मतलब ही ये होता है कि एक कोई वेरिएबल पॉइंट, एक वेरिएबल पॉइंट किसी एक कंडीशन के हिसाब से मूव करे और मूव करते करते वो जो रास्ता बनाए वो रास्ता उसका क्या होगा, लोकस होगा। अब अपन किसी भी पॉइंट का लोकस निकालते कैसे थे, तो देखो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में अपन को किसी भी पॉइंट का लोकस निकालना होता था, उसके कोऑर्डिनेट अपन मान लेते थे h, k। अरे बात समझ में, उसको अपन क्या मान लेते थे, h, k। अब 3D के अंदर 3 कोऑर्डिनेट होंगे तो अपन मान लेंगे h, k, l, h, k, l। अब जो कंडीशन दे रखी होगी उसको सेटिस्फाई करा देंगे। कंडीशन सेटिस्फाई कराने के बाद h, k, l में एक इक्वेशन बनेगी। उस इक्वेशन में लास्ट में क्या करना, h की जगह x, k की जगह y और l की जगह क्या रख देना, z। तो जो एक्स वाई जेड में इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट का लोकस, ठीक है कि नहीं है, वो उस पॉइंट का क्या कहलाएगा अपने पास, लोकस कहलाएगा। तो देखो इसको कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको अपन। जैसे मान लो सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन 3, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। 2 पॉइंट दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं 0, 2, 3 और बी के कोऑर्डिनेट अपन को दे रखे हैं 2, -2, 1। ये बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब अपन से बोला है कि हमको एक पॉइंट का लोकस निकालना है जो इस ए बी से बराबर दूरी पर है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो जैसे मान लो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया।
अब हमें P पॉइंट का लोकस निकालना है जो इससे क्या होगा, बराबर दूरी पर होगा। तो इसको जैसे P नाम दिया, तो कंडीशन क्या है, PA बराबर PB, ये कंडीशन होगी या नहीं। P जो पॉइंट है वो AB से बराबर दूरी पर है, तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको क्या मान लो, H, K, L, ये मान सकते हैं। और यहां पर 0, 2, 3 और B के कोऑर्डिनेट क्या थे, 2, -2 और 1। अब क्या कंडीशन लगाएंगे, PA बराबर PB, तो PA बराबर PB कंडीशन। अब PA डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, रूट के अंदर h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर प्लस l माइनस 3 का स्क्वायर, ये तो क्या आएगा अपने पास PA। और PB कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू PB अगर निकालेंगे PB तो वो कितना आएगा, h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का स्क्वायर प्लस l माइनस 1 का स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर है। अब स्क्वायरिंग कर दो और होल स्क्वायर के फॉर्मूले ओपन कर दो। तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या आएगा, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहां पर भी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पहले तो क्या करना है, स्क्वायरिंग कर लेना, स्क्वायरिंग करने से रूट हट जाएगा, उसके बाद होल स्क्वायर के फॉर्मूले खोलोगे तो एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल। अब यहां क्या बचेगा, माइनस का 4k माइनस का 6l और प्लस का 9 प्लस 4 13। ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप खुद करके देख लेना, ये मत सोचना का समझ में नहीं आएगा ये कैसे आया, खुद करके देखोगे आराम से आ जाएगा, कोई बहुत हैवी कैलकुलेशन नहीं है। यहां पर अपने पास माइनस का 4h प्लस का 4k माइनस का 2l और कांस्टेंट आएगा 4 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 9। आई बात समझ में, सबको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 4h, फिर 4k को इधर शिफ्ट किया, माइनस 4k पहले से ही है तो माइनस का 8k माइनस का 6l और प्लस का 2l माइनस का 4l और 13 माइनस 9 दैट इज 4 बराबर 0। इसको किससे डिवाइड कर दें अपन, 4 से, तो क्या बचेगा, h माइनस का 2k माइनस का l प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है या नहीं। अब लास्ट में अपन क्या करेंगे, लोकस निकालने के लिए क्या बताया था, h की जगह x, k की जगह y और l की जगह z, तो ये आ जाएगा x माइनस 2y माइनस का z प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड लोकस, ठीक है ना। अब ये किसकी इक्वेशन है, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये किसकी इक्वेशन है, प्लेन, प्लेन सरफेस, एरोप्लेन नहीं, प्लेन सरफेस, ये प्लेन की इक्वेशन है। जैसे अपन पढ़ते हैं 2D में कि x और y में कोई भी लीनियर इक्वेशन लिखी हो, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की। ये किसकी इक्वेशन होती है, लाइन की। सिमिलरली 3D के अंदर अगर x y z की कोई लीनियर इक्वेशन लिखी है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, तो ये किसकी इक्वेशन होती है अपने पास, प्लेन की, ठीक है कि नहीं है। तो आई थिंक आप डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन तो समझ गए होंगे किस टाइप के पूछे जाते हैं। अब एक आध क्वेश्चन अपन देखते हैं किसका, सेक्शन फॉर्मूले का। अब देखो सेक्शन फॉर्मूले पे सबसे पहले तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो पॉइंट दे दे और पूछ ले कि बताओ ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दो पॉइंट हैं P 2 -1 4 एंड Q। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, क्वेश्चन का सार लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है वो। दो पॉइंट हैं, एक है 2 -1 4 और एक है 4 3 2। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ P एंड Q, विच डिवाइड द जॉइन ऑफ P एंड Q इन द रेशियो 2:3 एक्सटर्नली एंड इंटरनली, दोनों बताना है अपन को।
अपन को दोनों बताना है ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो इसको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से डिवाइड करें, ठीक है ना। दो पार्ट हैं इसके। ये हो गया P पॉइंट कोऑर्डिनेट 2 -1 4, ये हो गया Q पॉइंट कोऑर्डिनेट 4 3 एंड 2। अब अपन को एक पॉइंट R के, इसको R बोल देते हैं, जो इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, ये निकालना है। अब देखो सेक्शन फॉर्मूला तो पता ही है, सेक्शन फॉर्मूला तो पता ही है। सबसे पहले फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन क्या करेंगे अपन, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, R के कोऑर्डिनेट लिखोगे mx2 मतलब 2 × 4 8 प्लस आता है इंटरनल में 3 × 2 कितना 6 डिवाइडेड बाय 2 + 3 5, फिर 2 × 3 6 प्लस 3 × -1 माइनस का 3 तो ये माइनस आ जाएगा, होल अपॉन 5 m + n होता है, और 2 × 2 4 प्लस 3 × 4 12 डिवाइडेड बाय 5। तो ये अपने पास पॉइंट क्या निकल कर आ गए, 14/5, 3/5 और 16/5, ठीक है। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में वो पूछता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या करें, एक्सटर्नल के लिए, तो एक्सटर्नल के लिए भी भाई फॉर्मूला पता है, यहाँ पे बस प्लस की जगह क्या लगा दो माइनस, है ना, और नीचे भी माइनस। तो क्या आ जाएगा अपने पास एक्सटर्नल डिवीजन के लिए 2 × 4, बस यहाँ माइनस लगा दो -6, और नीचे भी देखो माइनस आएगा तो 2 - 3 कितना होगा -1, फिर 6 यहाँ माइनस था तो अब प्लस आ जाएगा और नीचे -1, यहाँ पर 4 + 12 था तो अब आ जाएगा 4 - 12 और नीचे -1, है ना। तो ये आ जाएगा 2/-1 माइनस का 2, 9/-1 माइनस का 9, 4 - 12 तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 8 और नीचे -1 है तो प्लस का 8। तो ये अपने पास आ गए क्या एक्सटर्नल डिवीजन के लिए पॉइंट, और ये क्या आ गया अपने पास इंटरनल डिवीजन के लिए पॉइंट। तो एक तो ये सीधा क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा वही कि 2 पॉइंट दे देगा, प्लेन की इक्वेशन दे देगा, बोलेगा किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं बताओ, है ना। तो एक उस टाइप का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखो दे रखा है फाइंड द रेशियो इन विच द जॉइन ए, इन विच द जॉइन ए पॉइंट दे रखा है 2 1 5 एंड बी पॉइंट अपने आप दे रखा है अपने को -3 4 एंड -5, है ना। अब वो पूछा है कि एक मिनट, मैंने ये कोऑर्डिनेट दूसरे लिख दिए, 3 4 और 3 है, 3 4 एंड 3। अब वो बोल रहा है कि बताओ कि ये जो पॉइंट हैं इसको, इन दोनों को कौन सा प्लेन 2x + 2y - 2z = 1 किस रेशियो में डिवाइड करेगा, और साथ ही साथ ये भी पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब अपन को ये भी बताना है कि ये जो ए बी है वो इस प्लेन को कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है ना। ए बी, ये भी हो गया अपने पास, ये अपने पास हो गया प्लेन, ये अपने पास हो गया क्या प्लेन। अब अपन को बताना है कि ये जो प्लेन है वो इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देखो 2 1 5 और बी के कोऑर्डिनेट 3 4 3, है ना। अपन ने मान लिया λ/1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। स्कूल वाला तरीका तो बताया था कि पी के अपन सेक्शन फॉर्मूले से कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उस कोऑर्डिनेट को अपन इस प्लेन के एक्सप्रेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। अरे बात समझ में, डायरेक्ट तरीका क्या पढ़ा था अपन ने, पहले तो 1 को इधर ले जाते हैं, 2x + 2y - 2z - 1 = 0। डायरेक्ट तरीका अपन ने क्या पढ़ा था कि लैम्डा की वैल्यू यदि निकालनी है तो माइनस टाइम
सबसे पहले लैम्डा के पास में जो पॉइंट है भाई वो सेटिस्फाई कराओ। तो 2 इंटू टू, 2 इंटू टू लिख दे रहा हूं चलो, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 5 माइनस का 1। फिर लैम्डा से जो दूर है उसको सेटिस्फाई करा दो। तो क्या आएगा अपने पास 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, है ना, x की जगह 3 y की जगह 4, या 2 इंटू 4 लिख दो, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1। अब लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो माइनस टाइम्स 4 प्लस 2 माइनस का 10 माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 कितना 6 प्लस 8 माइनस 6 माइनस 1, 6 से ये कैंसिल, ऊपर कितना आया 6 और माइनस का 10 माइनस का 4 माइनस 1 माइनस 5, तो ये आ गया माइनस 5। और नीचे कितना बचेगा अपने पास 8 माइनस का 1 कितना 7, तो ये कितना आ गया 5/7, है ना। कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलती तो नहीं हुई है, अभी तो अपना यही आ रहा है। अब देखो लैम्डा की वैल्यू अपने पास क्या निकल के आ गई 5/7, पॉजिटिव आ रही है। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये जो P पॉइंट है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, इंटरनल रेशियो में। आ रही है बात समझ में, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, इंटरनली। अब अपन को नेक्स्ट क्या निकालना था, P के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्या निकालना था कि ये जो प्लेन है वो इसको जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसके मतलब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो देखो अपन को जब ये पता लग गया कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 5:7 के रेशियो में, तो अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर, आराम से हो जाएगा आपसे, है ना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, उसकी भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। स्कूल में MP बोर्ड में पूछ लिया जाता है। क्या है क्वेश्चन, शायद 5th है अपना। द मिड पॉइंट ऑफ sides of triangle are 1 5 minus 1 0 4 minus 2 and 2 4 3, या 2 3 4 दे रखा है 2 3 4, ठीक है। अब इसका पूछा है फाइंड इट्स वर्टिसेस, फाइंड इट्स वर्टिसेस। अब वैसे कंपटीशन में देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते, लेकिन इससे जो चीज सीखेंगे हो सकता है वो कंपटीशन के किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट काम में आ जाए, है ना। अब करेंगे कैसे, स्कूल वाला मेथड तो थोड़ा सा लंबा है और कंपटीशन वाले के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है उससे 5 सेकंड का खेल है। तो पहले स्कूल वाला मेथड देखो, क्या बोल रहा है वो कि ये अपने पास एक ट्रायंगल है ABC, अपन को इसके मिड पॉइंट दे रखे हैं, मान लो ये P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 5 माइनस 1, ठीक। ये मिड पॉइंट है किसका, BC का, इसको Q नाम दे देते हैं। ये है 0 4 माइनस का 2, और ये अपने पास है R पॉइंट 2 3 4। अब अपन को निकालना क्या है, ABC के कोऑर्डिनेट निकालने, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट निकालने ना ABC के। तो देखो A के कोऑर्डिनेट मान लिए x1 y1 z1, B के अपन ने मान लिए x2 y2 z2, और C के अपन ने मान लिए x3 y3 z3। अब भाई 9 अननोन है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, इसका मतलब 9 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। अब कैसे बनाएंगे, देखो AB का मिड पॉइंट क्या है P, AB का मिड पॉइंट क्या है P, तो दो वर्टिसेस का, या अपन बोले कि 2 पॉइंट दे रखे, इनका मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2, मिड पॉइंट मतलब 1:1 रेशो, तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 एंड z1 प्लस z2/2। तो अगर अपन P के कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालें तो क्या आएगा, P के कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 और z1 प्लस z2/2,
ठीक है ना, ये आएंगे अपने पास। और ये एक्चुअली दे क्या रखे हैं अपन को 1 5 -1। अब जब x1 प्लस x2 अपॉन 2 को 1 के इक्वल रखोगे तो x1 प्लस x2 कितना आएगा, x1 प्लस x2, तो ये आ जाएगा 2 के इक्वल। x1 प्लस x2 बाई 2 दिस इज इक्वल टू 1, तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 2। y1 प्लस y2 ये किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल, 5 इंटू 2 10। एंड z1 प्लस z2 ये किसके इक्वल आएगा अपने पास, माइनस के 2 के इक्वल। यहां तक सही है, 3 इक्वेशन बन गई। अब सिमिलरली यहां से बनाते हैं। अब डायरेक्ट देखो x2 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 0, तो x2 प्लस x3 दिस इज इक्वल टू 0। y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 4, तो y2 प्लस y3 दिस इज इक्वल टू 8। ठीक, z2 प्लस z3 बाई 2, z2 प्लस z3 बाई 2 दिस इज इक्वल टू कितना, -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। 3 इक्वेशन और बन गई, टोटल 6 हो गई। बनानी कितनी है, 9। अब 3 इनसे बनेंगी, x1 प्लस x3 बाई 2 इक्वल टू 2, तो x1 प्लस x3 कितना आएगा अपने पास, 4। ऐसे ही y1 प्लस y3 ये आ जाएगा 6, और z1 प्लस z3 बाई 2 इक्वल टू 4, तो z1 प्लस z3 दिस इज इक्वल टू कितना, 8। ठीक है ना, ये अपने पास टोटल कितनी इक्वेशन बन गई, 8 इक्वेशन, सॉरी 9 इक्वेशन बन गई। अब इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करना बहुत आसान है, दिख रहा होगा कठिन लेकिन बहुत आसान है। इन तीनों इक्वेशन को जोड़ो, इन तीनों को, x1 प्लस x2, x2 प्लस x3, x1 प्लस x3, 2 बार x1 है, 2 बार x2 है, 2 बार x3 है, तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3। लेफ्ट में तो ये आगे दिख रहा होगा, x1 कितनी बार है, 2 बार, 2 बार x1, 2 बार x2 और 2 बार x3। राइट में क्या आएगा, 4 प्लस 2 6, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 ये कितना आ गया आपके पास, 6 माइनस, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना, 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना आ गया, 3। अब देखो काम हो गया। x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, 2, इसकी वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 प्लस x3 इक्वल टू 3, तो x3 कितना आ गया, 1। क्लियर है ये चीज। x2 प्लस x3 कितना है, 0, x2 प्लस x3 0, तो x1 कितना आ गया, 3, x1 कितना आ गया, 3। सिमिलरली कहा गया x1 प्लस x3 इक्वल टू 4, x1 प्लस x3 इक्वल टू 4, तो 4 प्लस x2 इक्वल टू 3, तो x2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो आप देख रहे हो x1 x2 x3 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली किसकी वैल्यू आएंगी, इन तीनों को ऐड कर लेना, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24, और 2 से डिवाइड करोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 12 के इक्वल। उसके बाद y1 प्लस y2 पता है, y2 प्लस y3 पता है, सो ऑन। जो तरीका अपन ने इसमें किया है सेम वही तरीका करेंगे। ये जो मेथड है वो स्कूल के लिए है, ये कंपटीशन में तो नहीं लगाएंगे। कंपटीशन में तो हमें चुटकियों में काम करना है। अब देखो कितना सिंपल तरीका है, अपन को ए के कोऑर्डिनेट निकालने, अपन को किसके निकालने, ए के। तो ए के पास में देखो कौन से दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट है या नहीं, पी और आर। ए के पास में ये दोनों पॉइंट है, और ये जो क्यू पॉइंट है इससे दूर है। तो जब अपन को इस ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो ए के पास में जो पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, और जो दूर है उसको माइनस कर दो। जो पास में है उनके कोऑर्डिनेट को तो जोड़ दो, और जो दूर है उसके कोऑर्डिनेट को माइनस कर दो। मतलब जैसे ए का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1 प्लस 2, जो पास वाले उनको ऐड करना है, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 0, तो कितना आ गया, 0। यही आ रही थी x1 की वैल्यू, है ना। y कोऑर्डिनेट निकालना है, 5 प्लस 3 8, पास वालों को ऐड करना है, 5 प्लस 3 8, 8 दूर वाले को माइनस कर दो, तो 8 माइनस 4 4, फिर -1 प्लस 4, -1 प्लस 4 कितना, 3, 3 माइनस -2, तो ये कितना आ गया, 5। लो, कोई इक्वेशन नहीं बनानी पड़ी, सीधे कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं। अब बी की बारी, अब बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो पास वालों को ऐड करेंगे, दूर वालों को सब्ट्रैक्ट, पास वालों को ऐड, दूसरे वालों को सब्ट्रैक्ट, तो 1 प्लस 0 1, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 1 माइनस 2 कितना, -1। 5 प्लस 4 9, 9 माइनस का 3 6, -1 -2 -3 -3 -4 -4 -7। लो, एक बार में ढेर।
कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। और सिमिलरली अब सी के निकालने होंगे तो क्या आएगा, खुद ही बताओ। 2 + 0 2, 2 - का 1 1, ठीक। 3 + 4 7, 7 - का 5 2, -2 + 4 2, 2 - -1 कितना 3। लो सीधे कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। तो कंपटीशन में मतलब पूछेंगे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ये चीज काम में आ जाए कि अपन को ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट मिड पॉइंट पता है, वर्टिसेस की जरूरत पड़ रही हो, है ना, आगे और भी क्वेश्चन फ्रेम करके दिया हो, वर्टिसेस की जरूरत पड़ रही हो, तो अपन ये तरीका ना लगाकर क्या करेंगे, डायरेक्ट तरीके से निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो सेक्शन फॉर्मूले पे, डिस्टेंस फॉर्मूले पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो फॉर्मूला आता है 3D के अंदर, देखो अभी तक अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, एक तो डिस्टेंस और एक सेक्शन फॉर्मूला। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है अपने पास सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, ये भी आपने ना 11th में पढ़ रखा है। तो तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो आता है सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोला जाता है सेंट्रॉइड, ठीक है ना। ये अपने पास ट्रायंगल है, ये हो गया वर्टेक्स से, कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट है B, कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, C x3 y3 z3। अब सेंट्रॉइड निकालना है, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो फॉर्मूला है वो याद रखो। सेंट्रॉइड को अपन G से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंट्रॉइड को G से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। अब सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या होते थे 2D में, x1 + x2 + x3 y3, यही करते थे, x1 + x2 + x3 y3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या आता था, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, और z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा 3D के अंदर, 2D में तो सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट होते थे, है ना, और 3D में z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, z1 + z2 + z3 अपॉन, ये आ गया आपके पास z कोऑर्डिनेट। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं, ये हो गया सेंट्रॉइड। अब होता क्या है सेंट्रॉइड, मीडियन का, ये मिड पॉइंट ले लिया अपन ने P, ठीक, ये P पॉइंट है, ऐसे ये मीडियन ले लिया, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को मीडियन बोलते हैं। मीडियन की एक प्रॉपर्टी क्या, कि जो सॉरी सेंट्रॉइड की एक प्रॉपर्टी कि जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को हमेशा किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1, 2 वर्टेक्स की साइड 1 बेस की साइड, 2 जो है वर्टेक्स की साइड 1 बेस की साइड, ऐसे ये 2:1, ऐसे तीसरा मीडियन बनाते तो ये 2:1। क्लियर, तीनों मीडियन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं, वही पॉइंट तो कहलाता है सेंट्रॉइड। तो आई थिंक सेंट्रॉइड भी आपको समझ में आ गया होगा। ये बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़े क्वेश्चन में काम आ सकती हैं, इस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपको है ना सीधे 3 कोऑर्डिनेट दे दिया बोला सेंट्रॉइड क्या होगा, है ना, इस टाइप पे नहीं पूछेगा। एक आध नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछना चाहे पूछ सकता है, इस पर कोई बड़ा क्वेश्चन तो बन ही नहीं सकता, क्या लिखोगे इसके अंदर थ्योरी। सिमिलरली अगर चौथा फॉर्मूला बनता है अपने पास क्या, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब ये टेट्राहेड्रॉन क्या होता है भाई, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन। अब देखो टेट्राहेड्रॉन का मतलब होता है एक प्रिज्म टाइप स्ट्रक्चर, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ शायद आपको फील आए। ये अपने पास क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रॉन। इसके अंदर अपने पास ये ऐसा पिरामिड टाइप का है, ये अपने पास क्या है, एक पिरामिड टाइप का है। इसके अंदर देखो कितने वर्टेक्स हैं, 4, 1 2 3 4, फेसेस कितने, ट्रायंगुलर फेसेस,
ओ ए सी, ओ ए बी, ओ बी सी और एक ए बी सी। चार ट्रायंगुलर फेसेस हैं, चार ट्रायंगुलर फेसेस हैं और चार क्या है अपने पास वर्टेक्स हैं। अब इसमें देखो, मान लो O के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1, A के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2 z2, C के हैं x3 y3 z3 और B के हैं x4 y4 z4। अब वो बोल रहा है कि बताओ इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रोइड क्या होगा। तो टेट्राहेड्रॉन के जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो क्या आएंगे, समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 4। समेशन ऑफ x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाय 4, कॉमा समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय 4 एंड समेशन ऑफ z डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है ये चीज। अब इसके अंदर एक्चुअली मीडियन क्या होता है, जैसे डेफिनेशन अपन क्या बोलते हैं ट्रायंगल में कि मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही तो कहलाता है सेंट्रोइड। अब भाई इसमें कौन सा मीडियन है, तो इसके अंदर थोड़ी डेफिनेशन अलग है। क्या है, अपन डायग्राम में बना के तो नहीं दिखा सकते, थोड़ा सा फील कर लेना। अपन क्या करें, ये अपने पास जैसे वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को सामने वाले ट्रायंगल, इस वर्टेक्स के सामने कौन सा ट्रायंगल पड़ेगा, ओ ए बी, इस वर्टेक्स से सामने वाले ट्रायंगल के सेंट्रोइड को ज्वाइन कर दें। क्लियर है ये चीज। फिर इस वर्टेक्स से सामने वाले ट्रायंगल के सेंट्रोइड को ज्वाइन कर दें। क्लियर है ये चीज। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये कहलाता है अपने पास बॉडी मीडियन। ये क्या कहलाएगा अपने पास, बॉडी मीडियन। ये जो अपन निकालते हैं ए ओ बी का सेंट्रोइड, वो सेंट्रोइड क्या होता है, फेस मीडियन, मतलब इस ट्रायंगल का जो मीडियन है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये अपने पास क्या है, बॉडी मीडियन। कैसे, वर्टेक्स को सामने वाले ट्रायंगुलर फेस के सेंट्रोइड से ज्वाइन कर दो। तो ऐसे अपने पास चार आएंगे, चार अपने पास क्या बनेंगे, मीडियन टाइप बनेंगे। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो कहलाएगा इस टेट्राहेड्रॉन का क्या, सेंट्रोइड। ठीक है ना। अब ट्रायंगल में तो अपन ने पढ़ा क्या कि सेंट्रोइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये जो बॉडी मीडियन होता है, बॉडी सॉरी जो सेंट्रोइड होता है, वो इस बॉडी के मीडियन को, मीडियन का मतलब क्या है यहाँ पे, वर्टेक्स से सामने वाले ट्रायंगल के सेंट्रोइड को जो जोड़ के लाइन बन रही है वो बॉडी मीडियन। तो सेंट्रोइड जो होता है वो इस बॉडी मीडियन को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ऐसे एज ए नॉलेज के लिए बता दिया। कोई आपसे पूछे कि बताओ टेट्राहेड्रॉन में जो सेंट्रोइड अपन बोलते हैं तो वो क्या है, सेंट्रोइड है ना, कोऑर्डिनेट तो याद, अपन को मेनली कोऑर्डिनेट याद रखने हैं, अपन को डेफिनेशन से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन आपसे कोई पूछ ले, आपकी होशियारी चेक करना चाहे तो आप बता सकते हो। ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए, अभी तक अपन ने जो पढ़ा था है ना वो सब बेसिक था। ये चीजें अपन 2D में भी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये सारी चीजें अपन ने 2D में पढ़ी थी, वही सारी चीजें अपन ने 3D में भी देख ली। इन पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी अपन ने देख लिया। अब 3D में जो नई चीज आई है वो है अपने पास डायरेक्शन कोसाइंस। ये डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो इस चैप्टर की बैकबोन है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन समझ में नहीं आया तो आप सोच लो कि आपको 3D समझ में आ ही नहीं सकता। डायरेक्शन कोसाइन ये जो है ये इस चैप्टर का बैकबोन है, ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसके डायरेक्शन कोसाइन है और इसके बाद अपन पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो। लगभग सेम चीज होती है लेकिन एग्जैक्ट सेम तो नहीं बोलते, लगभग सेम चीज होती है। तो इसको बहुत अच्छे से समझो, क्योंकि अगर डायरेक्शन कोसाइन समझ में नहीं आएगा तो ना आपको इसका आगे का टॉपिक स्ट्रेट लाइन समझ में आ सकता है, ना आपको प्लेन समझ में आ सकता है। ठीक है ना। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट में इसको बोला जाता है डीसी। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं अपन, डीसी ऑफ अ लाइन। अब डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन क्या होती है वो सुनो। इफ अ लाइन, बहुत ध्यान से सुनना, इफ अ लाइन makes alpha beta gamma angle with
एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, अल्फा, वाई एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, बीटा, जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, गामा। देन cosine of this angle, cosine of this angle is called DCs, मतलब is called direction cosine of line, that is। अब कोसाइन का मतलब क्या हुआ, कोसाइन ऑफ दिस एंगल, ये जो एंगल बना रही है इनका क्या, कॉस, कोसाइन मतलब क्या हो गया, कॉस, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। आ रही है बात समझ में, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये अपने पास क्या कहलाएंगे, लाइन के डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। तो क्या है डेफिनेशन, समझो डायग्राम से। यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है, ठीक है ना। ये मान लो अपने पास एक लाइन है ओपी, ठीक, ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। अब ये लाइन जो है ओपी वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से कितना, गामा, क्लियर। अब इन एंगल के क्या डायरेक्शन, सॉरी कोसाइन, इन एंगल के क्या कोसाइन मतलब कॉस, क्या कहलाएंगे इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। आ रही है बात समझ में, क्लियर है ये चीज। मतलब इन एंगल के अपन क्या ले लें, कॉस अल्फा, कॉस ले लें अपन, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या कहलाएंगे अपने पास इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। शॉर्ट में इसको अपन एल एम एन इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट में इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम और एन से। एल का मतलब कॉस अल्फा, एम का मतलब कॉस बीटा और एन का मतलब कॉस गामा, क्लियर है ये चीज। अब फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है जो एक्स एक्सिस से 30, वाई एक्सिस से मान लो 120 डिग्री और जेड एक्सिस से भी 30 एंगल बना रही है। एक्स एक्सिस से कितना 30, वाई एक्सिस से 120 और जेड एक्सिस से 30। अब पूछा जाए कि बताओ इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो ये एंगल पता लग गया अल्फा बीटा गामा, इनके क्या ले लें अपन कॉस, तो क्या आएगा कॉस 30, कॉस 120 एंड कॉस 30, ठीक है कि नहीं। ये क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 120 -1/2 और ये कितना √3/2। आ रही है बात समझ में। अब देखो ये तो मैंने आर्बिट्री लिख दिया, जरूरी नहीं है कि ये अपने पास इस लाइन के डायरेक्ट मतलब ये किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो। आगे अपन देखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस होने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है। अभी मैं आपको सिर्फ क्या समझा रहा हूं कि डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आप ये डेफिनेशन तो समझ गए होंगे। यदि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है, तो उन एंगल के क्या कॉस क्या कहलाएंगे अपने पास डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। क्लियर है ये चीज, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई तो अब आप एक चीज बताइए, ये तो रब कर सकते हैं, नोट कर लेना बेटा ये सब। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो अब आप एक चीज बताइए। पहला डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस, हमें बताना है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ठीक। अब देखो एक्स एक्सिस जो है, चलो पहले तो आप खुद सोचो जरा, 5 सेकंड 10 सेकंड का अपन ब्रेक रखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो इतनी देर में आपका आंसर आ गया होगा। अब जैसे अपन को एक्स एक्सिस के क्या बताना है, डीसीज बतानी है, तो अपन सबसे पहले क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस जो है वो खुद एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, 0। एक्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, मतलब खुद से कितना एंगल बनाएगी, 0।
तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के लिए अल्फा कितना हो गया 0। अल्फा कौन सा एंगल होता है, जो लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है, यहाँ पे लाइन क्या है, खुद एक्स एक्सिस। फिर ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी 90, तो बीटा कितना हो गया अपने पास इसके लिए 90, ठीक है ना। और ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी 90, तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा पता लग गए। अब इन एंगल के क्या ले लें अपन, कॉस, देयरफॉर डीसी क्या होगा अपने पास, कॉस 0, कॉस 90 एंड कॉस 90। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 0 और यहाँ पे कॉस 90 0। तो जो एक्स एक्सिस है उसके डीसीज क्या हो गए 1 0 0। सिमिलरली डीसीज ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के वाई डीसीज क्या होंगे। अब देखो वाई एक्सिस जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है 90, तो इसके लिए अल्फा 90 हो गया। वाई एक्सिस खुद वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाती है 0, तो बीटा 0 हो गया। और वाई एक्सिस जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है 90, तो गामा 90 हो गया। अब इसके कॉस ले लो, तो कॉस 90 0 1 0, तो इसके डीसीज क्या होगा 0 1 0। और जेड एक्सिस के अगर निकालोगे तो जेड एक्सिस के लिए बीटा होगा 90 और गामा कितना होगा 0, तो जेड एक्सिस के डीसीज क्या आएंगे 1 0 0। क्लियर है ये चीज। तो आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही पढ़ रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है ना, और इसका इंट्रोडक्शन है, इसको डिटेल में अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इतनी जो डेफिनेशन है ये याद रखना कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, कि कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा